हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, माइन मैनेजमेंट का पार्ट 5 का वीडियो लेके मैं आया हूं, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन के बाद हम लोग उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसी तरह माइंड मैनेजमेंट का वीडियो आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा और जो लोग स्पेशली सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, चाहे वो रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, कोल हो या मेटल हो, ये माइंड मैनेजमेंट तो सबके लिए सेम ही है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें और ये सीरीज को भी लास्ट तक एंड तक फॉलो करें। इस टाइप का 16-17 जितना भी माइंड मैनेजमेंट कवर होने तक हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो भी आप लोग देख पाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजेशन और वॉल्यूम 1। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक वीडियो में करने से काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, तो इसीलिए इसको कुछ वॉल्यूम में हम कवर करेंगे, 2-3 वॉल्यूम में। तो आज ये वीडियो में हम वॉल्यूम 1 को पहले कवर करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑर्गेनाइजेशन, जिसे दोस्तों जानते हैं कि हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन होता है एक टीम ऑफ इंटर रिलेटेड पर्सन्स। टीम ऑफ इंटर रिलेटेड पर्सन्स का मतलब कि उस टीम में सबका ज़रूरत सबके पास है, यानी कि सब इंटर रिलेटेड है। एक कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक टीम है, जिस टीम में जितने भी मेंबर है या पर्सन है, उनका जो काम सबके साथ इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब सबके साथ सबके संबंध है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपना एक कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि अगर ये सिर्फ 10 आदमी को एक जगह पे बैठा देने से वो टीम नहीं हो जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है। वो इसको हम टीम बोल सकते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते। ऑर्गेनाइजेशन मतलब है उनका कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सबका गोल एक होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम अगर कर रहे हैं उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें हर आदमी का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एम्प्लॉय रहते हैं उनका जिम्मेदारी स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि तुम्हारा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना है, ठीक है, तुम्हारा फंक्शन ये होगा। सबका प्री फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो लोग उनका जो गोल को अचीव करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी देखते हैं कि इस टाइप का कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन तो हम समझ लिए कि एक टीम है और ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कल्चर है वो टीम वर्क है। तो कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं? तो दोस्तों, 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। क्या क्या? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी का प्रिंसिपल अलग अलग है। हम एक एक करके सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इन विच देयर इज ए डायरेक्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपेरियर टू द सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? अलोंग ए वर्टिकल लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसमें डायरेक्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी होता है। डायरेक्ट फ्लो ऑफ अथॉरिटी मतलब कि सुपेरियर से लेकर सबऑर्डिनेट तक उसमें
वर्टिकल लाइन में अथॉरिटी मूव करता है। इसका मतलब देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका बॉस है, ठीक है। इसके नीचे और एक आदमी रहेगा, इसके नीचे और एक आदमी रहेगा, इसके नीचे और एक आदमी रहेगा, इसके नीचे वो एक आदमी रहेगा। यानी कि ये वर्टिकल वे में अथॉरिटी फ्लो करता है। यानी कि ये जो टॉप में जो आदमी रहता है वो अपना कुछ अथॉरिटी इसका डाउन वाला पर्सन को देता है। इसका जो जितना भी अथॉरिटी है उसमें कुछ अथॉरिटी नीचे फ्लो होता है। इसमें इनके पास जितना अथॉरिटी रहता है इनका कुछ पोर्शन ऑफ अथॉरिटी इनके पास दिया जाता है। यानी कि एवरी स्टेज में सबका अथॉरिटी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड और वर्टिकली फ्लो करता है। वर्टिकली फ्लो करने का मतलब क्या है, इसको और अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब यह है, देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए जो टॉप बॉस है, ठीक है, टॉप बॉस का पास मान लीजिए 100% अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी मतलब राइट टू कमांड, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। मतलब कमांड करने का जो राइट है उसको बोलते हैं अथॉरिटी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए एक काम चल रहा है, ठीक है। उसमें जो टॉप बॉस है वो है ए, उसका नीचे जो है बी, उसका नीचे सी, डी, इसका नीचे ई। मान लीजिए ये 5 लेवल पे ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहता है ए के पास। मान लीजिए इसके पास रहता है 100%। बी के पास रहेगा 80% के आसपास, सी के पास रहेगा 60% के आसपास, डी के पास रहेगा 40% के आसपास, ई के पास रहेगा 20% के आसपास, और इसके नीचे रहेंगे वर्कर, ठीक है। तो एवरी स्टेज में अथॉरिटी धीरे धीरे घटता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट लेवल में बैठता है उसका सबसे अथॉरिटी हाईएस्ट रहता है, ठीक है। और जैसे डाउन में आता है एक वर्टिकल लाइन में, वो धीरे धीरे अथॉरिटी कम होते नीचे जाता है, ठीक है। तो ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए इसका दूसरा नाम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। जैसे मिलिट्री में रहता है ना, एक लेवल में एक स्टेज में सबका अलग अलग अथॉरिटी रहता है, कौन किसको कमांड कर पाएगा, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है। मिलिट्री में इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अथॉरिटी जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट में जो होता है उसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे उसका नीचे जैसे आएगा एक वर्टिकल लाइन में, ये वर्टिकल लाइन हो गया ना, अभी मिटा देता हूँ इसको। वर्टिकल लाइन में ये फ्लो हुआ ना कि ऊपर से लेके नीचे तक अथॉरिटी, इसीलिए इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक कॉमन लाइन जो कि वर्टिकल लाइन में रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। दूसरी बात है, इसका अलग एक नाम स्कालर ऑर्गेनाइजेशन भी है। क्यों स्कालर ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक इतना याद रखिए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन समझ के कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्टिकल लाइन में अथॉरिटी डायरेक्ट फ्लो करता है सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट तक, यानी कि हाईएस्ट लेवल से लेके लोएस्ट लेवल तक, ठीक है। तो इसके लिए इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और स्कालर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए इसको 2-3 पहलू को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या वो पहलू, सबसे पहला तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पहले समझते हैं अथॉरिटी क्या है। जैसे मैं बोला कि अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड एक्शन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, यानी कि सबऑर्डिनेट को कमांड देके उनसे एक्शन करवाने का जो राइट है उसको बोलते हैं अथॉरिटी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू सुपेरियर्स टू फुलफिल ड्यूटी, यानी कि जो सुपेरियर आपको ड्यूटी सौंपा है, जो ड्यूटी आपको एलोकेट किया है, उसको फुलफिल करने के लिए जो ऑब्लिगेशन रहता है, या कि मैं कैसे करूं, इस जिम्मेदारी के साथ मतलब काम को कैसे निभाऊं, ये जो ऑब्लिगेशन है उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ऑथोरिटी एक अलग चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है। ऑथोरिटी मतलब राइट टू कमांड, कमांड देने का जो राइट है उसको जो मिला है क्षमता, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबल मतलब जो सुपेरियर जो काम हमको सौंपा है, जो ड्यूटी हमको दिया है, उसको फुलफिल करने का जो ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब आप मतलब किसको ऐसे बोल सकते हैं कि उस काम को 100% करके सुपेरियर का बात को मानने का जो आपको आज्ञाधीनता जिसको बोलते हैं ना, ऑब्लिगेटरी बोलते हैं, आज्ञाधीनता उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो अथॉरिटी रहता है वो सुपेरियर बॉस के पास रहता है, और जैसे जैसे उस लेवल कम होता जाता है वो धीरे धीरे कम होते 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 नीचे लेवल तक आता है, और वो एक वर्टिकल लाइन में। ठीक है, सुपेरियर जो है वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, और जो सबऑर्डिनेट्स रहता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉस का जो ऑर्डर को उसको फॉलो करता है। ये हो गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी बात है कि ऑर्डर अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, एडवाइस दे के, ऑर्डर दे के, डायरेक्शन दे के, ये सब अथॉरिटी मतलब जताने का एक एक तरीका है। मान लीजिए बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है, ये करो या फिर ये करना चाहिए, एडवाइस दे रहा है, तुमको ये करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन दे रहा है, तो ये इस टाइप का करके अथॉरिटी को जाहिर किया जाता है। ठीक है, जो कि सुपेरियर सबऑर्डिनेट्स को जाहिर करवाता है, तो ये हो गया अथॉरिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी शो करना, यानी कि मेरा बॉस ये ड्यूटी मेरे को दिया है, मेरे को ये काम करवा के बॉस को दिखाना है, ये जो मानसिक भावना है ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। मान लीजिए बॉस के पास पावर है कि आपको छुट्टी देने का, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है, वो कभी कभी डेलीगेट भी कर सकता है सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, अब तुम सोच लो, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे हिसाब से कर लो जो करना है, मेरे को खाली बता देना, इन्फॉर्म कर देना। यानी कि अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया कि वो ठीक है, मैं तुमको एम्पावर कर रहा हूँ, तुमको अथॉरिटी दे रहा हूँ, तुम डिसाइड करो क्या करना है नहीं करना है। ये हो गया अथॉरिटी डेलीगेशन, यानी कि अथॉरिटी अपना पास से नहीं सिर्फ नहीं रखे, दूसरों को दे दिया, नीचे वाला सबऑर्डिनेट्स को पास से वो शेयर कर दिया। शेयर करने को डेलीगेट बोलते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स बट द रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। लेकिन जो जिम्मेदारी वो हम बोल नहीं सकते ना, मैं तो तुमको बोला था इसका मतलब मेरा जिम्मेदारी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। तो जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो किसी को शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अथॉरिटी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अथॉरिटी डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पौधा लगाना है। ठीक है, आपका गार्डन में पौधा लगाना है। ठीक है, आप क्या किए कि 2-4 आदमी को हायर कि 2-4 आदमी को मतलब उस काम में लगा दिए, और उसको देखभाल करने के लिए अपना नीचे एक सुपरवाइज़र रख लिए कि तुम देखभाल करो, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं, ये कर दिए। ठीक है, अभी जिस सुपरवाइज़र को रखे आपके पास अथॉरिटी है कि उसको कुछ डायरेक्शन देने का, उसको कमांड देने का। उसी तरह वो सुपरवाइज़र के पास में भी कुछ अथॉरिटी है, उस जो 3-4 आदमी जिनको काम वो करवा रहा है, ठीक है, उनको कुछ ऑर्डर देने का, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देने का। लेकिन आप जो बॉस है, आपके पास जितना अथॉरिटी है ऑर्डर देने का, जितना ये है, पूरा एग्जैक्टली उतना अथॉरिटी वो सुपरवाइज़र के पास नहीं है। आपसे ज़रूर उसके पास काम है। ठीक है, तो लेकिन मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, ये काम चल रहा है, आपको कहाँ बाहर जाना पड़ रहा है, आप ये बोल सकते हैं उस सुपरवाइज़र का, ठीक है अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं रहूँगा, 2-4 दिन मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ रहेगा या जो भी होगा, मैं तुमको पूरा पावर दे के जा रहा हूँ, तुमको जो सही लगेगा वो करना। ठीक है, और बाद में मेरे को थोड़ा इन्फॉर्म भी कर देना 2-4 दिन बाद, जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, नेटवर्क
मैं कॉल रिसीव भी कर पाऊँगा, उस टाइम में मेरे को बता देना। लेकिन तुम्हारे पास पावर है, तुम जो भी तुमको सही लगे करना, ठीक है। फ्री हैंड में देखे जा रहा हूँ, यानी कि तुम अपना अथॉरिटी आप उनके उसको शेयर कर दिए, डेलीगेट कर दिए। ऐसे अथॉरिटी डेलीगेट किया जा सकता है। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मान लीजिए आप चले गए कहीं पे बाहर कुछ काम में, जो मान लीजिए जो सुपरवाइजर था उसके पास अभी कुछ अथॉरिटी भी आ गया और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो था ही कि अच्छे से ये काम करवाने का। मान लीजिए आप चले गए, वो अभी देखा कि मेरा तो जो बॉस है वो तो नहीं है, वो भी थोड़ा छुट्टी मारने चला गया, कोई दोस्त वोस्त है किसको लेके घूमने चला गया। काम इधर चल रहा है, वो 4 आदमी काम कर रहे हैं। मान लीजिए वो 4 आदमी कुछ गड़बड़ी करते हैं, आप आने के बाद पूछेंगे आपका जो सुपरवाइजर को, तुम तो थे, तुम क्या कर रहे थे, वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं थोड़ा चला गया था। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकता, क्योंकि वो चला गया, वो नहीं था, वो जो रेस्पॉन्सिबल वो आपको छोड़ेगा नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप कहीं किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मूवमेंट अलोंग वर्टिकल लाइन, इसको अभी हम लोग जैसे डिस्कस किए कि देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मूव अलोंग ए वर्टिकल लाइन ऑल्दो इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको कैसे समझेंगे, देखिए जैसे मैं दिखा रहा था, मान लीजिए ये आपका बॉस है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। इसके नीचे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, 2-3 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। ए के पास जितना ये अथॉरिटी है, बी के पास जब जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा, सी के पास जब जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करके वो टुवर्ड्स डाउन वर्टिकल लाइन में डाउन मूवमेंट करता है, टॉप से लेके डाउनवर्ड मूव करता है अथॉरिटी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे नीचे है उसके पास सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि वो खुद फील्ड में काम कर रहा है, वो रेस्पॉन्सिबल पूरा वो है। उसके ऊपर जो उसका ऊपर उससे थोड़ा कम, उसके ऊपर जो थोड़ा कम, और जो पूरा टॉप में बैठता है उसमें पूरा घट जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नीचे से लेके अपवर्ड मूवमेंट करता है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो ऊपर से लेके नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे जो टॉप बॉस है उसके पास 100% अथॉरिटी है, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल नहीं, वो रेस्पॉन्सिबल दूसरे आदमी को शेयर कर, रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे आदमी के भरोसे ही काम करवा रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया गया है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे उसके पास फुल अथॉरिटी है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है। ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कम है, लेकिन अथॉरिटी ज़्यादा है। तो ये जो बोल रहा है लाइन की अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ मूव अलोंग ए वर्टिकल लाइन, दोनों वर्टिकल लाइन में मूव कर रहे हैं, ऑल्दो इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अथॉरिटी ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड मूवमेंट करता है। इसीलिए जो सेकेंड लाइन में भी लिखा गया है, देखिए द अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम हायर पोजिशन टू डाउनवर्ड्स, अथॉरिटी हायर पोजिशन से डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम लोअर पोजीशन टू अपवर्ड, ये जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी घटता घटता जाएगा। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक वर्टिकल लाइन में ऑर्गेनाइजेशन रहता है और अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्टिकल लाइन में मूव तो करते हैं दोनों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया ये बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर जो अभी अभी हम डिस्कस किए। जैसे एक एग्जांपल स्क्रीन में देखिए, चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे चेयरमैन है, इसके नीचे है जीएम, उसके नीचे वर्क्स मैनेजर, इसके नीचे प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, इसके नीचे फोरमैन, ठीक है। तो अथॉरिटी सबसे हाईएस्ट किसके पास है? चेयरमैन के पास। इसके नीचे जीएम, फिर नीचे वर्क मैनेजर, ठीक नीचे प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, उस और थोड़ा नीचे फोरमैन, ठीक है। तो अथॉरिटी टॉप पोजीशन से डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ये है अथॉरिटी लाइन। उसी तरह लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फोरमैन के पास सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल ये है, क्योंकि फील्ड में फील्ड सुपरवाइजर है, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर है। और जैसे जैसे ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी घटता हुआ जाएगा। इसलिए अभी जो हम बात कर रहे थे लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या खासियत है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब यानी कि जैसे सुपेरियर और सुबॉर्डिनेट्स के बीच में डायरेक्ट एक रिलेशनशिप होता है, उसके बीच में और कोई नहीं होता है। जैसे अभी अभी हम डिस्कस किए, मान लीजिए ये है ए जो हाई सुपर पोजीशन में जो बैठा है, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, उसके नीचे डी, तो ये है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डी का बॉस कौन है? सी। इनके बीच में और कोई नहीं आता है। सी को जो बोलना है तो डी को ही बोलेगा। सी का बॉस कौन है? बी। तो बी को अगर कुछ बात करना है, डी को इंस्ट्रक्शन पास करना है डी को, तो वो सी के थ्रू आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। तो सबके साथ सभी स्टेज में सुपेरियर के साथ सबऑर्डिनेट का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, उनके बीच में और कोई स्पेशलिस्ट नहीं रहता। इसी चीज़ को सेकेंड लाइन में बताया गया है कि देयर आर नो इंटरवेंटिंग पोजीशंस ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ टू कम इन बिटवीन, यानी कि सुपेरियर और जो सबऑर्डिनेट के बीच में कोई स्पेशलिस्ट स्टाफ और नहीं रहता है, मतलब इंटरवेंशन करने के लिए। ठीक है, ये लोगों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। तो ये सब है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक। और इसी के बीच में जैसे मिलिट्री में होता है कि मतलब एक बॉस उसके अंडर में जो है उसको डायरेक्ट कमांड करता है, ये उसके कमांड के अकॉर्डिंगली उसका नीचे जो सबऑर्डिनेट है वो रिएक्ट करता है या एक्शन करता है, इसलिए इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक मतलब ये बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहीं से शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पार्ट। जैसे और दूसरा हम जो अभी बोले कि 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और क्या क्या है जो आगे पढ़ेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी स्टेज में लाइन ऑर्गेनाइजेशन आ ही जाता है, यानी कि ठीक है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन किसी ना किसी स्टेज में एक पर्टिकुलर जगह पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन उसमें आ जाता है, इसलिए वो हाइब्रिड टाइप का है तो वो अलग ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक छोटा सा पार्ट में भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये बेसिक है, ये ओरिजिनल है, इसमें कोई दूसरा चीज़ मिला नहीं रहता, दूसरा टाइप का फंक्शन, दूसरा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का इसमें मिलावट नहीं रहता, इसलिए ये बेसिक फॉर्म है, ये किसी के साथ कॉम्बाइंड नहीं है। जो दूसरा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक इनमें से 1% भी नहीं आता है, ये पूरा सीधा साधा है, इसलिए ये बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट और जो सुपीरियर के बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट स्टाफ नहीं है, वो डायरेक्ट एक स्टेज से दूसरे स्टेज को कमांड करते हैं। ठीक है, कोई किसी को इंटरवेंस नहीं करता, और अथॉरिटी जो है वो ऊपर से मूव करता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है नीचे से मूव करता है टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखते हैं इसमें एडवांटेजेस क्या है इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में। इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, यानी कि एक क्लियर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और डायरेक्ट फ्लो ऑफ दिज 2 पॉइंट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना सिंपल एंड क्लियर है कि मान लीजिए, देखिए इस चीज़ को समझिए आप, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी क्या है। देखिए जैसे हम अभी बार बार वही चीज़ बात कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे गलती हुआ, इस स्टेज में कुछ गलती हुआ, ठीक है, तो उस टाइम में हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना पड़ेगा कि कौन किया, कौन कमांड दिया, कौन गलती किया, नहीं, ये दोनों के बीच का मामला है। यानी कि अगर कमांड दिया होगा, बी ही दिया होगा, और कोई दूसरा चीज़ कमांड दे ही नहीं सकता। अब गलती अगर हुआ होगा इधर बी और सी से हुआ होगा, और उसमें किसी दूसरा आदमी का मतलब कोई गलती नहीं है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। तो एवरी स्टेज में
जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेज में, मतलब क्योंकि कोई दूसरा चीज़ का इंटरवेंशन ही नहीं रहता है, उसका खाली सुपेरियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है, ये दोनों पता चल जाने से मतलब अगर किसी गलत कमांड के वजह से उस प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर वो सुपेरियर दिया होगा, उस पूरा क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि इसमें इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सुपेरियर ही कमांड देता है सबऑर्डिनेट्स को और बीच में कोई नहीं आता है। ठीक है, वो बोल नहीं पाएगा मैं तो बोला नहीं था। ठीक है, और दूसरा बात है कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के गलत रेस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो पहले ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है, जो सी पोजीशन में जो है ये वाला, ये ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल, पहले उसको पूछा जाएगा। इसके भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि रेस्पॉन्सिबल तो डेलीगेट नहीं हो पाएगा, लेकिन बी से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल सी है। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं रहता, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता। ये है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेजेस। और दूसरा एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन, क्योंकि बीच में कोई बोलने वाला होता नहीं है, दूसरा कोई इंटरवेंशन करने वाला होता नहीं है, तो क्विक डिसीजन लेने में ये मदद करता है, जो कि सुपेरियर को मतलब जो डिसीजन लेना है वो तुरंत सबऑर्डिनेट को डिसीजन दे देता है और कम्युनिकेट कर देता है तुमको ये करना है। जैसे मिलिट्री में होता है ना कि दुश्मन आए तो हमको फायर करना है कि नहीं करना है, एक लाइन। इसमें उनको जैसे पुलिस में होता है या दूसरे जगह पे होता है, इसको पूछो उसको पूछो, वो क्या बोल रहा है उसको एक बार बता दो, उसका क्या राय। इसमें कुछ वैसा राय वाय नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्विक डिसीजन होता है क्योंकि ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ब्यूटी ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन इसीलिए होता है कि बोलने वाला एक है, सुनने वाला एक है। सुनने वाला ही नहीं कि मैं गाली नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का कोई टांग खींचा, उस टाइप का नहीं, यानी कि ऑर्डर देने वाला एक है, ऑर्डर रिसीव करने वाला एक है। तो इसमें डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, वो ये बोले थे मैं ये कर दिया, आप ये नहीं बोले थे मैं नहीं किया, बस काम खत्म। जितना बॉस बोलना है बोल रहा है उतना करो, रिजल्ट को मतलब जितना जो बोला गया उतना करो। इसमें क्या है, डिसिप्लिन रहता है, इनडिसिप्लिन नहीं होता है। नहीं वो ये तो बोल रहे थे लेकिन वो फिर मना कर रहा था, इस टाइप का चीज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है नहीं। जैसे सब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का एक जड़ है कि आपका बॉस बोल देगा आपको ये करना है, आपका दूसरा एक बॉस है वो आपका बॉस नहीं है लेकिन उसका भी ऑफिस में बहुत अच्छा रहता है, वो दूसरा तो एचओडी है, तो कभी नहीं उसका मत सुनो, तुमको ये करना है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसमें आदमी कन्फ्यूजन होता है मुझको करना क्या है, मेरा बॉस तो ये बोल रहा है लेकिन मेरा बॉस का भी ये है कि ठीक है, कभी कभी मेरे को बोल देता है तुमको ये करना है, फिर बोला अगर वो मना करे तो फिर क्यों किया तुम। तो इस टाइप का जो कन्फ्यूजन है ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, लेकिन लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ये सिनेरियो होता नहीं है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ब्यूटी ही है कि डिसिप्लिन मेंटेन होके रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रहता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि देखिए जहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइज दूसरा टाइप का तो हम बात करेंगे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि मान लीजिए जो टॉप मोस्ट में बैठा है उसको जो करना है, जो मतलब करवाना है उसका सबऑर्डिनेट से, उसके नीचे जो है बस उसको बोल देना है कि ये तुमको करना है, वो अपना नीचे बोल देगा, वो अपना नीचे बोल देगा। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मिलता है, यानी कि बॉस जो सोचा, जो टॉप मोस्ट में जो बॉस बैठा है उसका जो विजन होगा, उसका जो गोल होगा वो बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो पाएगा और एक्सरसाइज हो पाएगा सबऑर्डिनेट लेवल में। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम कहाँ मिलता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए सबसे हाईएस्ट जो पिक्चर देखे थे ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, अभी जो पिक्चर सबसे हाईएस्ट में जो बैठा है, कौन बैठा था, चेयरमैन का मान लीजिए दिमाग में कुछ आया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे करना है, तो उसका नीचे जो है उसको खाली बता देना है कि हम मेरा प्लान ये है, ये करेंगे। वो भी अपना नीचे जो है उसको बता देगा और अपना नीचे बता देगा, क्योंकि सबका मतलब क्या है कि एक ही बॉस है, एक ही लाइन में सब लोग ये कर रहे हैं, दूसरा किसी का इंटरवेंशन ही नहीं है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो टॉप मोस्ट में जो सोचा है
वो बॉटम मोस्ट को इफेक्टिवली पहुंच भी पाता है और एक्सरसाइज भी हो पाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया बात? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस। ठीक है, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन उसका डिसएडवांटेजेस भी है बहुत। क्या है? एक तो स्पेशलाइजेशन का कमी रहता है, यानी कि आपका बॉस बोला है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो स्पेशलाइजेशन का एब्सेंस रहता है, क्योंकि आपका बॉस जो बोला है सबऑर्डिनेट को उसको फॉलो करना है। तो बॉस अगर गधा होगा तो सबऑर्डिनेट को और दूसरा किसी का हेल्प लेके उस काम को सुधारने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि दूसरा किसी का इंटरवेंशन ही इसमें नहीं रहता। बॉस जो बोला वो करेक्ट है। ऐसे तो बॉस हमेशा करेक्ट रहता है हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो रिजल्ट का बात बोल रहा हूँ उसमें ये चीज़ लैकिंग रहता है कि कोई स्पेशलाइजेशन का एब्सेंस के वजह से कोई दूसरा स्पेशलिस्ट का इसमें इंटरवेंशन भी नहीं होता है। यानी कि वो ऐसा कोई होता नहीं है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कि जो ठीक है बॉस तो ये बोला है लेकिन ये स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं इस ये नहीं करके ये करने से और अच्छा होगा, वो चीज़ इसमें क्योंकि नहीं होता है, इसीलिए मतलब क्या बोले ये लाकुना रहता है कि मतलब एफिशिएंसी कम होने का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मिलेगा वो तो एडवांटेज है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं, वर्क एफिशिएंसी की बात, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात, ये मतलब सब कमी रह जाता है। दूसरा चीज़ है कि डिक्टेटोरियल रूल मतलब क्योंकि बॉस जो बोल रहा है सबऑर्डिनेट्स को खाली फॉलो करना है, तो इस टाइप का जो यहाँ पे चलता है कि ऊपर से ऑर्डर आया ये वाला नीचे वाला को दे दिया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो थोड़ा करप्ट आदमी होगा और बॉस के पोजीशन में बैठ रहता है, वो तो देखता है कि कोई दूसरा किसी का इंटरवेंशन ही नहीं है इसमें, तो वो उसमें करप्शन ज़्यादा होने लगता है। वो अपने आप को मतलब सुपेरियर समझने लगता है, क्योंकि और तो कोई इंटरवेंशन कर नहीं रहा है, कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं उधर की। अगर मैं कुछ गलत चीज़ बोल रहा हूँ तो वो पकड़ लेगा, तो मेरे को थोड़ा सोच समझ के थोड़ा एनालिसिस करके बोला ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई किसी को देख नहीं रहा है, खाली ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो उसमें क्या होता है जो सबऑर्डिनेट्स रहता है उसका जो एफिशिएंसी का कोई कदर नहीं करता। ऐसा लगता है हाँ बॉस बोला होगा ये कर रहा है, लेकिन बॉस गधा है, वो कुछ बोला नहीं है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स उसका थोड़ा तेज है तो इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो जो एफिशिएंसी मिल रहा है, जो क्रेडिट उसको जाना चाहिए वो बॉस को मिल जाता है कि हाँ बॉस बोला होगा इसलिए कर रहा होगा। तो कैजुअलिटी लेते हैं एफिशिएंसी, ये एक डिसएडवांटेजेस है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट बात है हम जो बात करेंगे अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन अभी हम पढ़े हम लोग, क्या क्या है 4 टाइप। पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है लाइन स्टाफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो ओरिजिनेटर है वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी फादर बोला जाता है, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इनका ही मतलब ये सोच है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो इवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, यही क्रिएटर है बोल सकते हैं, यही ओरिजिनेटर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बनाने के पीछे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे जो दिमाग ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर का कि मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। वर्कर को छोड़ दो, वर्कर तो मैनेजमेंट में आते ही नहीं है, उनको छोड़ दो। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो चार्ट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला क्या है, जो स्पेशलिस्ट जो है, स्पेशलाइजेशन जिनके पास है उन लोगों को ऑफिस में बिठाओ, उन लोगों को प्लानिंग स्टेज में काम करने का मौका दो।
ठीक है, उन लोगों को सेपरेट करके रखो। दूसरा चीज़ है वर्कशॉप लेवल पे, शॉप लेवल पे, यानी कि जो शॉप फ्लोर लेवल पे जो सुपरवाइजर्स रहते हैं, जो एक्चुअली फील्ड में जो लोग काम करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को जो जिसमें मतलब जो लोग जिसमें थोड़ा माहिर है, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करो मतलब उनका फंक्शन के हिसाब से। यानी कि मान लीजिए एक मेंटेनेंस वर्क, मान लीजिए हमारा माइनिंग प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे तो जो प्लानिंग लेवल में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको अलग रखो, उनको ज़्यादा मतलब डायरेक्ट मतलब क्या उनका जो रोल रहेगा वो ऑफिस में रहेगा, प्लानिंग स्टेज मतलब खाली प्लानिंग स्टेज में रहेगा। और जो शॉप फ्लोर लेवल में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनमें से भी जो लोग फंक्शन के हिसाब से स्पेशलिस्ट है, मान लीजिए माइंस में जैसे मान लीजिए मैकेनिकल मेंटेनेंस है, उनमें से जो एक्सकावेटर मेंटेनेंस में जो स्पेशलिस्ट है उसको गैंग बॉस बना दो। उसको भी लगेगा नहीं मेरे को भी मैनेजमेंट देख रहा है, मेरे को गैंग बॉस पोजीशन दे दिया मैंने कि जितना यहाँ पे मैकेनिक है सबसे मैं बॉस हूँ, तो वो और थोड़ा अच्छा काम करेगा। जो मैकेनिक जो है जो जिसको गैंग बॉस बनाए एक्सकावेटर का, जो उसी तरह जो वेल्डर जितने भी होंगे उसमें थोड़ा जिसका मतलब वेल्डर का मतलब वेल्डिंग जॉब में जिसका थोड़ा स्पेशलिस्ट रहेगा उसको एक रिपेयर बॉस बना दो या कुछ बना दो। तो उसमें क्या है कि उसका भी इंटरेस्ट एक बढ़ेगा, नहीं मेरे को रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो स्पेशलिस्ट जो लोग हैं वो लोग जो प्लानिंग स्टेज में रहेंगे उनका माइंडसेट रहेगा नहीं मैं के मतलब उनका ज़्यादा एक खिचखिच जो रेगुलर वर्किंग में उनका ये नहीं रहेगा, और वो लोग अपना स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इफ़ेक्टिवली सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। और वो जो शॉप फ्लोर लेवल में जो लोग हैं वो उनका मतलब पार्ट यहाँ पे जो उनका बॉस जो करना चाहिए था वो लोग अपना खुद कर देंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि नहीं माइंस में भी कुछ मैकेनिक कुछ ऑपरेटर ऐसे रहते हैं कि मान लीजिए आपका फोरमैन नहीं है या मेंटेनेंस का इंचार्ज नहीं है, नहीं रहने से भी वो लोग जैसे इंचार्ज जैसे ही रोल करते हैं, क्योंकि वो लोग को थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, वो लोग भी एक्सपर्ट हो जाते हैं और थोड़ा खाली हल्का सा रिकॉग्निशन मिलने से वो लोग भी एक इंचार्ज का भी काम निभा लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसका ओरिजिनेटर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो इसका जो दो पहलू है, पहला तो स्पेशलाइजेशन और दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ वर्कशॉप। तो शॉप फ्लोर लेवल में जो सुपरवाइजर्स रहते हैं उनका रिकॉग्निशन, ठीक है, ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी ये पिक्चर को देखिए आप लोग, देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऑफिस पार्ट में कौन बैठेगा उनका ये अलग है, और दूसरा है वो देखिए जो सब वर्कर्स लेवल देखो। अभी जैसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बात किए थे कि एक लेवल का आदमी सिर्फ दूसरा आदमी को ही मतलब उसका नीचे जो है सबऑर्डिनेट्स उसको ही ऑर्डर देगा, बाकी किसी का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। अभी देखिए इस डायग्राम में देखिए, मान लीजिए ये वर्कर है, ये लोग वर्कर है, इनको ये भी ऑर्डर दे सकते हैं और ये भी ऑर्डर दे सकते हैं। ये इंचार्ज हैं और ये वही शॉप फ्लोर लेवल का सुपरवाइजर्स है, लेकिन इनको रिकॉग्निशन मिल गया है बॉस का। ठीक है, अभी क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, ये जो वर्कर है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका बॉस कुछ कहाँ चला गया, मान लीजिए हाँ, इसका बॉस अगर कुछ गलत मतलब इंस्ट्रक्शन दे भी रहा होगा, क्योंकि इसको हम लोग रिकॉग्निशन दिए हैं, ये बोला छोड़ो ना, क्योंकि इसके पास पावर अभी है, क्योंकि इसको रिकॉग्निशन मिल गया है, अभी ये खुल गया है, उसका दिमाग खुल गया है, बोला छोड़ो यार ये गलत बोला, मैं समझ लूँगा, तुम ये गलत चीज़ मतलब ये करो, मैं समझा दूँगा। तो इसमें क्या होगा कि एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है वर्क में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये दिमाग है, उनका ये ओरिजिनेटर वही है। ठीक है, समझ गए, ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ,
कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंटली कौन कितना स्ट्रांग है उसके हिसाब से डिवीजन हो जाता है। जो फिजिकल क्वार में काम में एक्सपर्ट है उनको अलग रिकॉग्निशन होता है सब फ्लोर लेवल में, और जो मेंटली जो लोग स्ट्रांग रहते हैं, थोड़ा तेज होते हैं, उनको सेपरेट ऑफिस में, उनको प्लानिंग लेवल में उस टाइप का काम में उनको सेपरेट किया जाता है। क्योंकि ये मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्टाइज जिसमें जो जिसका होगा उसको सही रिकॉग्निशन मिल पाएगा। ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो भी स्पेशलाइजेशन जिसके पास जितना होगा उसके हिसाब से कदर ऑर्गेनाइजेशन में उतना होगा। FW टेलर का यही प्रिंसिपल है। इसमें नहीं तो क्या होता है कि कुछ मतलब स्पेशलिस्ट लोगों के वजह से, क्योंकि उस लोग स्पेशलिस्ट भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, उनके वजह से कुछ मतलब कामचोर ठग आदमी, मतलब जो लोग मतलब कामचोर आदमी है वो लोग भी बच जाते हैं, लेकिन बाबा ले जाते हैं लेकिन बच जाते हैं, कुछ काम करते नहीं। तो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में वो सब नहीं चलेगा। उसमें क्या होगा कि जो स्पेशलिस्ट आदमी है उसका स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको रिकॉग्निशन मिला होगा, आइदर सब फ्लोर लेवल में, नहीं तो फिर उसको ऑफिस लेवल में। ठीक है। तो उसका 100% एफिशिएंसी मिल पाएगा। ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में? पहली बात तो है कि स्पेशलिस्ट का अवेलेबिलिटी हो गया। जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ये मिसिंग था, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा कुछ स्पेशलिस्ट का कुछ इंटरवेंशन ही नहीं था, तो उस स्पेशलिस्ट का अवेलेबिलिटी हो जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अभी डिस्कस किया कैसे बढ़ता है इन डिटेल में। इसमें एफिशिएंसी बढ़ता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, जिसका जो स्किल है उस स्किल के हिसाब से काम डिवीजन होता है, इसलिए बेटर यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट होता है फ्रीडम फ्रॉम वन मैन कंट्रोल। इसमें वन मैन कंट्रोल होता नहीं। जैसे मैं बोला कि मान लीजिए बॉस आपको गलत बोल रहे हैं सब मतलब वर्कर्स को, तो उसके बीच में एक जो गैंग बॉस जिसको रिकॉग्निशन मिलता है, थोड़ा सीनियर है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, वो नहीं बॉस, वो इंचार्ज नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ है, उसको थोड़ा रिकॉग्निशन भी अभी मिल गया है, तो उस केस में क्या होता है वो उस चीज़ को रेक्टिफाई कर देता है, वो गलत चीज़ को। तो वन मैन कंट्रोल वाला वो पॉलिसी नहीं रहता है। ठीक है। फंक्शन के हिसाब से स्पेशलिस्ट होता है। तो दोस्तों ये था दो अभी डिस्कस किया हम, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी जो बचा है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों को दूसरा वॉल्यूम में हम लोग कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितना भी अभी हम लोग डिस्कस किए लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल्स में, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल MCQs को अभी डिस्कस करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट फिर इसका वॉल्यूम 2 आएगा, जिसमें और दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और लाइन स्टाफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको फिर कवर करेंगे। ठीक है। तो ये वॉल्यूम 1 का जितना अभी थियोरेटिकली सब्जेक्टिव मैटर हम लोग कवर किए, उसके बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या क्या ऑप्शन है? देयर इज स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये सही है कि गलत है? आप बोलिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप है क्या स्पेशलाइजेशन करना? ये गलत है। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है। ये भी गलत है। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी प्री फिक्स होता है, इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इजी होता है। द लोन ऑफ अथॉरिटी इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्टिकल। ये सही है। जो अथॉरिटी का जो लोन है, यानी कि उसका जो मूवमेंट है, ये वर्टिकल रहता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ये सही है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। नहीं, ये गलत है। लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब इफेक्टिव उतना है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं, लेकिन ये मतलब जो लिखा है ओनली सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, ये गलत है। ये तो जितना स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए बल्कि बहुत सुइटेबल है। ठीक है। तो ये गलत है। सही आंसर है कि जो अथॉरिटी है वर्टिकली मूव करता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन
सी में है। नेक्स्ट, व्हिच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ गलत हो गया, फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी डिस्कस किए, F.W. टेलर जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वही है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या ओरिजिनेटर और क्या। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर द जनरल मैनेजर। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर द जनरल मैनेजर। GM, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में GM के लेवल में से कौन डायरेक्ट काम कर नहीं सकता है? कौन है? पर्सनल मैनेजर, फोरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। ये तो आप जान गए होंगे फोरमैन, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सुपेरियर से सबऑर्डिनेट तक, लोएस्ट लेवल तक धीरे धीरे अथॉरिटी कम होता जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाए। तो डायरेक्ट GM के नीचे फोरमैन कभी रह नहीं सकता लाइन मैनेजर में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि फोरमैन है फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, वो डायरेक्ट GM के नीचे कैसे आ सकता है? प्रोडक्शन मैनेजर आ सकता है, सेल्स मैनेजर आ सकता है, पर्सनल मैनेजर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका लेवल होता है। तो फोरमैन का जो लेवल है वो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर से, वो डायरेक्ट GM के नीचे आ ही नहीं सकता लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, ठीक है। अब जैसे हम कंप्लीट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो आप खुद सोचिएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम दैट्स। अथॉरिटी कैसे मूव करता है? तो आप जानते हैं, हायर पोजीशन टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे तक अथॉरिटी मूव करता है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मूव करता है? अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अथॉरिटी के जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो करेक्ट आंसर होता है लोअर पोजीशन टू अपवर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए लिखा है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन बोथ एंड विन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं, ये पूरा फिक्स है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन के हिसाब से कुछ नहीं बदलता, वो फिक्स है कि अथॉरिटी ऊपर से नीचे धीरे धीरे कमता हुआ जाएगा, ऊपर से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर घटता है, डाउन मतलब कम होता जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हायर पोजीशन डाउनवर्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन माइंड मैनेजमेंट के ऊपर। इसका नेक्स्ट वॉल्यूम भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए। इसका नेक्स्ट वॉल्यूम को हम बहुत जल्दी लाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसे करके हम माइंड मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैं लास्ट में जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा माइंड मैनेजमेंट का, इसके बाद इम्पोर्टेंट 500, 600, 1000, 2000 जितना भी हो सकेगा हमको, हम लोग डिस्कस करेंगे माइंड मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन से, ताकि 2023 में जो प्रॉब्लम आया एग्जाम में